पुराने वक्तों की बात है कि एक दफा एक बादशाह अपने लश्कर के साथ कहीं जा रहा था कि बादशाह का गुजर एक ऐसे गांव से हुआ जिसमें एक कुम्हार अपने बेटे को बुरी तरह मार रहा था। बादशाह सलामत ने अपना घोड़ा रोका और अपने सिपाही को हुक्म दिया और कहा, इस आदमी को पकड़कर मेरे पास लाओ। और सिपाही उसको पकड़कर बादशाह सलामत के पास लाए। तो बादशाह ने उससे पूछा, क्या नौजवान, तुम अपने मासूम बेटे को इतनी बुरी तरह क्यों मार रहे हो? तो उसने कहा, बादशाह सलामत, मैं कुम्हार हूँ और मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचता हूँ, लेकिन मुझ अकेले से इतना काम नहीं हो पाता जिससे हमारे घर की 2 वक्त की रोटी चलती रहे। मैं अपने बेटे को कहता हूँ कि तुम मेरे काम में मेरा हाथ बटाया करो, लेकिन ये हर वक्त तलवारबाजी, निशानाबाजी और नेज़ाबाजी में लगा रहता है। तो बादशाह सलामत उसके बेटे को एक तलवार दी और कहा कि मेरे एक सिपाही के साथ तलवारबाजी करके दिखाओ। और जब उसने अपनी महारत पर तलवारबाजी करके दिखाई तो देखकर बादशाह सलामत दंग रह गया कि छोटी सी उम्र में ये लड़का इतनी महारत रखता है। बादशाह सलामत समझ गया कि ये लड़का बड़ा होकर बहुत बड़ा जंगजू बनेगा। और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद बादशाह सलामत ने उस कम्हार से मुखातिब हुआ और कहा, अगर मैं तुम्हें 1000 अशरफियाँ दे दूं तो तुम मुझे अपना बेटा मेरे हवाले कर दोगे। इसकी परवरिश मेरे महल में होगी और जब तुम्हारा दिल चाहे तो मुझसे आकर मिल लेना। उस आदमी ने 1000 अशरफियों के बारे में सुना तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। उसने कभी 1000 अशरफियों को देखा भी नहीं था। वो बादशाह की शर्त मान गया। बादशाह सलामत ने उसका बेटा उससे 1000 अशरफियों के बदले में खरीद लिया। उसके बाद बादशाह सलामत उसके बेटे को लेकर अपने लश्कर के साथ ले गया और 4 माह बाद लश्कर लौटा तो वो लड़का भी बादशाह सलामत के साथ था। उस लड़के की उम्र उस वक्त 15 साल थी। बादशाह सलामत ने मलका को कहा कि तुम इसकी परवरिश अपने बेटे की तरह करना। उसके बाद उस लड़के की परवरिश एक बादशाह के बेटे की तरह होती रही और उसको बड़े बड़े माहिर और जंगजूओं ने ऐसी तलवारबाजी सिखा दी कि महल में उस जैसा कोई बड़ा जंगजू नहीं था। और बादशाह सलामत के अंदाजा के मुताबिक उसने बहुत बड़ी जंगों में दुश्मनों को शिकस्त दे दी। और बादशाह सलामत बहुत खुश था कि शुक्र है कि मैंने इसे खरीद लिया, वरना यह आज इतना बड़ा जंगजू ना होता बल्कि एक कुम्हार होता। बादशाह सलामत को उससे इतना लगाव था कि वो नौजवान बादशाह सलामत के जाती काम खुद करता था। उस महल में मौजूद किसी गुलाम या कनीज को ये इजाजत नहीं थी कि वो बादशाह सलामत की किसी चीज को हाथ लगाए। एक दिन बादशाह सलामत अपने कमरे में बैठा हुआ था। बादशाह सलामत ने उससे हुक्म दिया कि महल के खुफिया कमरे में जाकर कुछ अहम दस्तावेज उठा कर लाओ। और वो नौजवान बादशाह सलामत के हुक्म के मुताबिक उस कमरे की तरफ बढ़ रहा था कि गुजरते हुए एक कमरे में उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दी। जब उसने अंदर झांक कर देखा तो उसने देखकर उसे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि उस कमरे में मलका बादशाह के एक वफादार और सबसे करीबी वजीर के साथ काबिल एतराज हालत में मौजूद थी। वह नौजवान शर्म से कमरे से बाहर आ गया और दिल में सोचा कि इस बात की खबर किसी को नहीं होने दूंगा। अगर इस बात की खबर बादशाह तक पहुंची तो उसे बहुत दुख होगा। वो उस कमरे में गया और चंद अहम दस्तावेज उठाकर बादशाह के पास ले आया। इधर मलका और वजीर ने एक मंसूबा बनाया कि बादशाह सलामत को उस लड़के के खिलाफ भड़का देते हैं, क्योंकि अगर उसने बादशाह सलामत को हमसे पहले बता दिया तो बादशाह सलामत हम दोनों का सर कलम कर देगा। उसके बाद मलका बादशाह सलामत के कमरे में आई और देखा कि वो नौजवान वहां से जा चुका था। तो बादशाह सलामत के पास आई और अर्ज की कि बादशाह सलामत, जब आपने अपने मुंह भले बेटे को उस कमरे से दस्तावेज उठाने के लिए भेजा तो उस कमरे के पास एक खूबसूरत लौंडी सफाई कर रही थी। इस नौजवान ने उस लड़की को चंद अशरफियों का लालच देकर उसे कमरे में ले गया और जब वो वहां पहुंची तो वह नौजवान उसके साथ काबिल एतराज हालत में मौजूद था। बादशाह सलामत बड़ा हैरान हुआ कि वह नौजवान ऐसा काम कैसे कर सकता है, लेकिन फिर मलका भी कसम खाकर बादशाह सलामत को वजाहत कर रही थी। और फिर कहा, बादशाह सलामत, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं तो आप अपने सबसे करीबी वजीर को बुला लें, क्योंकि उस नौजवान और उस लड़की को उस कमरे से निकलते हुए वजीर ने भी उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था। वजीर ने भी वही बात की। बादशाह ये सुनकर बहुत तैश में आ गया और मलका और वजीर को कमरे से जाने का हुक्म दे दिया। बादशाह सोचकर बड़ा परेशान हो रहा था कि मेरा इतना बहादुर जंगजू ऐसा कैसे काम कर सकता है। फिर बादशाह सलामत ने सोचा कि अगर इसने जुर्म किया है तो इसे इस जुर्म की ज़रूर सज़ा मिलेगी, क्योंकि वो बादशाह बहुत ही बाकिरदार इंसान था। फिर बादशाह सलामत ने सोचा कि अगर मैंने अपने मुंह बोले बेटे को तमाम रियाया के सामने सजा दी तो तमाम रियाया मेरे खिलाफ हो जाएगी, क्योंकि रियाया जानती है कि मेरा बेटा ज़ाहिरी तौर पर ऐसा नहीं है। बादशाह ने अपने ही बेटे को कत्ल कर डाला और उसके अलावा हमारे मुल्क के दुश्मन भी हम पर हावी हो जाएंगे। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद बादशाह सलामत ने अपने महल के सबसे बड़े जिल्लात को बुलाया और कहा कि अगले हफ्ते मैं एक बहुत बड़ा मेला मुनक्किद कराने जा रहा हूँ और इस मेले में एक आदमी ने एक खास किस्म का ताज पहने हुए होगा। जब वो ताज उसके सर पर देखना तो डाकू की शक्ल में आकर उस नौजवान की गर्दन काट देना और फिर मैं तुम्हें वहां से भागने के लिए तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करवा दूंगा। इससे मेरी बदनामी भी नहीं होगी और एक मुजरिम को उसके गुनाह की सजा भी मिल जाएगी। बादशाह सलामत ने अपने बहादुर जंगजू को एक ताज तोहफे में दिया और हुक्म दिया कि इसको मेले वाले दिन पहनना। मेले की तैयारियां मुकम्मल हुई। मेले का दिन मुकर्रर हो गया और लोग जश्न मना रहे थे। बादशाह ने उस मेले की हिफाजत के लिए सिर्फ चंद सिपाहियों को तैनात किया ताकि जिल्लाद अपना काम आसानी से कर सके। बादशाह उताक में बैठा इस बात का इंतजार कर रहा था कि उस गद्दार जंगजू का सर कब होगा। चंद लम्हे गुजरने के बाद सिपाहियों ने आकर खबर दी कि बादशाह सलामत
ہمارے میلے میں چند ڈاکو نے حملہ کر دیا تو آپ کے خاص آدمی نے مزاحمت کی تو ان کو غصہ آیا اور انہوں نے ہمارے ایک خاص آدمی کو یرغمال بنا کر اس کی گردن کاٹ دی اور پھر ہمارے بڑے جنگجو کی گردن پر تلوار رکھ کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ جیسے یہ بادشاہ نے سنا تو پہلے پریشان ہوا اور پھر خوش ہوا کہ ایک مجرم کو اس کے گناہ کی سزا مل چکی ہے۔ لیکن جب بادشاہ سلامت اتاق سے باہر نکلا تو دیکھ کر بادشاہ سلامت کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ بادشاہ کا بہادر جنگجو سامنے کھڑا دیکھ کر بادشاہ سلامت بہت بڑا پریشان ہوا اور اسے اپنے اتاق میں بلایا اور اس سے پوچھا کہ تاج میں نے تمہیں پہنایا تھا وہ تاج کہاں ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت جب میں نے وہ قیمتی تاج پہنا تو وزیر نے میرے سر پر دیکھا تو اس نے مجھ سے کہا کہ آج کے دن یہ مجھے تاج پہننے کے لیے دے دو۔ میں نے اسے خوشی خوشی وہ تاج دے دیا۔ یہ سن کر بادشاہ بڑا حیران ہوا اور کہا کہ اس کی موت کس کو جا ملی، اور کہا اے نوجوان وہ تاج تمہاری پھانسی کا پھندا تھا لیکن تم نے کسی کے اور کے گلے میں ڈال دیا، لیکن اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے سے پہلے تم سے ضرور پوچھوں گا کہ کیا واقعی تم ایک لڑکی کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں پکڑا گیا تھا؟ نوجوان نے کہا بادشاہ سلامت میری گردن بھی کٹ جائے تو میں ایسا کام کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہ لوں۔ آپ کو کس نے کہا ہے؟ تو بادشاہ سلامت نے کہا میرے وزیر اور ملکہ نے مجھے بتایا ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا بادشاہ سلامت ملکہ نے اپنا رازدار کو ختم کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے تو یہ ہے کہ جس دن آپ نے مجھے دستاویز اٹھانے کے لیے بھیجا تھا تو میں نے ملکہ اور وزیر کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا، لیکن پھر بھی خاموش رہا کہ اگر بادشاہ کو پتہ چلے گا تو انہیں بہت دکھ ہوگا۔ لیکن ملکہ نے یہ سمجھا کہ شاید میں اس بات کا ذکر تم سے کر دوں گا اور اس لیے اس نے میرے بارے میں آ کر تمہیں یہ سب کچھ کہہ دیا۔ یہ سن کر بادشاہ مسکرایا اور اس نوجوان کو گلے لگایا اور کہا کہ غدار اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے اور دوسرا بھی پہنچ جائے گا اور انصاف اور سچائی کا آج